हेलो दोस्तों, हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण कवियों की सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं और अपने अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज की क्लास में जो है हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण कवि सुमित्रा नंदन पंत के महत्वपूर्ण तथ्यों को। ठीक है, ये मेरा खुद का नोट्स है, खुद जो है मैंने ये नोट्स बनाया है और 3 बुकों का जो है संपूर्ण संकलन है। बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स है ये। इस नोट्स की कीमत वही स्टूडेंट समझेंगे जो लिख कर, जो अपना खुद का नोट्स बना करके जो है पढ़ते हैं। ठीक है, मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि जो स्टूडेंट नोट्स नहीं बनाते हैं वो नहीं पढ़ते, ऐसा मेरा इरादा नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि इस नोट्स की कीमत आपको तभी पता चलेगा जब आप खुद लिख करके अपना नोट्स बनाएंगे। ठीक है, इस क्लास को आपको देखने के बाद ये भी आपको पता चलेगा कि आप जो है नोट्स जो है कैसे बना सकते हैं। ठीक है, इतना महत्वपूर्ण तथ्य जो है इस क्लास में आपको जो मिलने वाला है आज की क्लास में, वो आपको सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की बुक में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि सुमित्रा नंदन पंत के काव्य को जो है विद्वानों ने 4 भागों में बांटा है। ठीक है, एक जो है पहला है छायावादी। ठीक है, छायावादी। ठीक है, छायावादी। और दूसरा है प्रगतिवादी। ठीक है, प्रगतिवादी। और तीसरा कौन सा है? एक मिनट रुक जाइए, लिख देती हूँ। अंतश्चेतना। ठीक है, अंतश्चेतनावादी। ठीक है, और जो है चौथा है नव मानवतावादी, है ना, नव मानवतावादी। ठीक है, पहला है छायावादी, प्रगतिवादी, तीसरा है अंतश्चेतनावादी और चौथा है नव मानवतावादी। ठीक है, ये 4 भागों में जो है सुमित्रा नंदन पंत के काव्य को बांटा गया है। अब इसके अंतर्गत जो है कौन कौन सी रचनाएं आती हैं वो मैं पढ़ाऊंगी और ट्रिक के माध्यम से मैं आपको जो है याद करा दूंगी इसी क्लास में। ठीक है, आप लोग धैर्यपूर्वक बने रहिएगा, पूरे क्लास को आप लोग ज़रूर देखिएगा। जितनी भी रचनाएँ आती हैं छायावादी में, जैसे उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, है ना, इतनी रचनाएँ आती हैं। और प्रगतिवादी में भी ऐसे 3 रचनाएँ आती हैं। ठीक है, तो पूरे रचनाओं को जो मैं ट्रिक के माध्यम से आप सभी को याद कराऊंगी। आप लोग क्लास में बने रहिएगा धैर्यपूर्वक, कभी नहीं भूलेगा अगर इस क्लास को आप लोग देख लेंगे तो। ठीक है, बिल्कुल NTA लेवल का जो है नोट्स है ये मेरा, मैं खुद जब मैं तैयारी कर रही थी तो मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं और आप लोग लिखने की ज़रूर कोशिश करिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं नोट्स जो है दे देती हूँ, ऐसा नहीं है। टेलीग्राम चैनल पे जितने भी स्टूडेंट मेरे से नोट्स मांगते हैं मैं सबको प्रोवाइड कर देती हूँ, जो मेरा खुद का होता है वो भी और जो मेरे पास होता है बुक से अवेलेबल होता है वो भी। ठीक है, तो मैं नोट्स भी दे दूँगी, लेकिन ज़्यादातर मेरे कहने का मतलब है कि आप खुद से जब लिखेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आप सभी के लिए। ठीक है, जो भाई बहन के पास टाइम नहीं है, नहीं लिख पाएंगे, वो मुझे ज़रूर बताएंगे पर्सनली, मैं उनको जो है नोट्स दे दूँगी। ओके, चलिए, मैंने इसको टेक्स्ट को कन्वर्ट नहीं किया है। ठीक है ना, मैं जैसे मैं लिखी हूँ वैसे ही मैं पढ़ाऊँगी आप सभी को। ठीक है, चलिए, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म जो है 1900 ईस्वी में हुआ था अल्मोड़ा में। ठीक है, और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो जो है 1977 में हुई थी। ठीक है, 1977 ईस्वी में हुई थी। जिला कौसानी नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, कौसानी अल्मोड़ा में पड़ता है। ठीक है, जन्म के कुछ ही समय बाद इनकी माँ सरस्वती, इनकी माँ का नाम सरस्वती था, उनका जो है निधन हो जाने से इनका पालन पोषण जो है प्रकृति की खुली गोद में हुआ। ठीक है, आगे देखिए, प्रकृति का जो है पंत पर इतना अधिक प्रभाव पड़ा कि उन्होंने जीवन संगिनी के रूप में, नारी के रूप में भी अधिक महत्वपूर्ण प्रकृति को ही माना। इसलिए वे कहते हैं कि छोड़ द्रुमों की मृद छाया, तोड़ प्रकृति की भी माया, बाल तेरे वाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। ठीक है, महत्वपूर्ण पंक्ति है ये, सुमित्रा नंदन पंत की मोस्ट इम्पॉर्टेंट पंक्ति है ये। ठीक है, आप सभी को पता है। जितने पुराने स्टूडेंट हैं, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ नया पढ़ा रही हूँ, वो जानते होंगे, लेकिन डिटेल आप नहीं पढ़े हैं तो इस नोट्स को आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिए। बहुत डिटेल में मैंने इस नोट्स को जो है मैंने बनाया है। और आपको पता है मैं किसी का सहारा लेकर ये नोट्स नहीं बनाई हूँ, मैं खुद पढ़ के जो है बनाई हूँ। आप खुद एक एक बुक को आप पढ़ते हैं, बनाते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी मेहनत लगती है। ठीक है, तो आप लोग जो है ज़रूर अपना खुद से नोट्स ज़रूर बनाइएगा। ठीक है, ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। ठीक है ना, चलिए, क्लास पसंद आए तो आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, आप लोग लाइक आपका नैतिक कर्तव्य है, आप लोग बस कुछ नहीं मांगती हूँ मैं, लाइक कर दीजिएगा सिर्फ, और छोटा सा एक कमेंट कर दीजिएगा कि मैम क्लास कैसी रही। ठीक है, 4 से 5 पेज का है पूरा मेरा ये नोट्स, आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा। ठीक है,
सुमित्रानंदन पंत भावनाओं के कवि माने जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सुमित्रानंदन पंत जो है भावनाओं के कवि माने जाते हैं। शुक्ल की बुक में आपको मिलेगा। और हाँ, यहाँ पे 1 मिनट लूँगी। और मैं पढ़ा रही हूँ हिंदी साहित्य का इतिहास, जो शुक्ल सीरीज जो चल रहा है मेरा, उसमें जो है मैं आधुनिक काल जो है काव्य खंड पढ़ा रही हूँ, है ना। काव्य खंड में जो है प्रकरण 4 अभी बाकी है। प्रकरण 4 जब मैं पढ़ाऊंगी तो उसमें सुमित्रा छायावाद जब पढ़ाऊंगी तो सुमित्रानंदन पंत को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस नोट्स को आप लोग पढ़ लीजिए, फिर वहाँ आप लोग पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से आपका जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 90% जो है शुक्ल की बुक से है और एक और बुक से है। आप इस नोट्स को पढ़िए और मुझे बताइएगा कि जो है शुक्ल की बुक से तो है ही, और किस बुक से जो है मैंने इस नोट्स में ये जो नोट्स जो है मैंने बनाया है। ठीक, चलिए, उनके काव्य यानी हाँ, सुमित्रानंदन पंत के काव्य में संघर्ष, ममता और पौरस का अभाव है। इसका पता आंसू की पंक्ति से चलता है। तुम्हारे हुए ये था प्राण, संग के पालन गंगा स्नान, तुम्हारी वाड़ी में कल्याणी, त्रिवेणी की लहरों का ज्ञान। ठीक है, इस पंक्ति में जो है पौरस इसका यानी संपूर्ण संघर्ष, ममता और पौरस का अभाव जो है, इसका पता आंसू की पंक्ति में चलता है। जो जयशंकर प्रसाद की आंसू जो रचना है, उस पंक्ति में जो है सुमित्रानंदन पंत के संघर्ष और ममता और पौरस का अभाव जो वहाँ पे दिखाया गया है, तो वो मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे पंत की प्रथम कविता आप सभी को पता है गिरजे का घंटा है। प्रकाशन वर्ष 1916 में प्रकाशित हुआ था। गिरजे का घंटा प्रथम कविता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप ये मत समझना इसमें एक भी जो शब्द है, एक भी लाइन जो है इम्पॉर्टेंट नहीं है, सभी है, क्योंकि जो पूरा निचोड़ है ये। क्योंकि जब आप पेपर की तैयारी जब आप रिवीजन करने का समय आता है तो आप बुक को नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप कितना भी हाईलाइट कर लीजिए, जब रिवीजन का टाइम आएगा तो आप बुक को जो है छुएंगे तो समझ में नहीं आएगा कि कहाँ पढ़ूँ, क्या छोड़ूँ। तो इसलिए नोट्स जो आपका होता है 3 से 4-5 पेज का जो भी होता है, वो आप फटाफट रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है नोट्स बनाना। ठीक है, चलिए, अब विद्वानों का देखिए कथन कौन कौन से हैं। शुक्ल जी का कथन है, यदि छायावाद के नाम से एक वाद न चला गया होता तो पंत स्वच्छंदता के स्वाभाविक मार्ग पर चलते। ये जो कथन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, शुक्ल जी का है। जब मैं शुक्ल सीरीज पढ़ाऊंगी प्रकरण 4 काव्य खंड, तो वहाँ पे मैं आपको ये कथन दिखाऊंगी कि वहाँ से मैंने लिया है ये। ठीक, दूसरा इनका कथन है शुक्ल जी का ही है, पंत जी की ही रहस्य भावना स्वाभाविक है, सांप्रदायिक नहीं। कहते हैं कि पंत जी के जो रहस्य भावना है वह स्वाभाविक है, सांप्रदायिक नहीं है। ठीक है, ये किसने कहा है? शुक्ल जी ने कहा है सुमित्रानंद पंत को। अब अगला जो इनका कथन है वो है, छायावाद के भीतर माने जाने वाले सभी कवियों के प्रकृति के साथ सीधा प्रेम संबंध पंत जी का ही दिखाई पड़ता है। ठीक है, कहते हैं कि छायावाद के, देखिए कथन को जो है पूरा लाइन बाय लाइन आप याद नहीं कर सकते हैं, कुछ कुछ शब्द होते हैं, उन शब्दों को आप पकड़िए। शुक्ल जी क्या कहते हैं कि छायावाद के भीतर जो है माने जाने वाले सभी कवियों में प्रकृति के साथ सीधा प्रेम संबंध पंत जी का ही दिखाई पड़ता है। प्रकृति के अत्यंत रमणीय खंड के बीच उनके हृदय में नया रूप रंग पकड़ा हुआ है। ठीक है, पकड़ा हुआ है यहाँ पे है। ठीक है, ये पूरा जो है कथन शुक्ल जी का है सुमित्रानंदन पंत के लिए। अगला जो इनका कथन है, कहते हैं कि कलावाद, ठीक है, कलावाद के प्रभाव से जिस सौंदर्यवाद का चलन यूरोप के काव्य क्षेत्र के भीतर हुआ, उसका पंत जी पर पूरा प्रभाव दिखाई देता है। ठीक है, कथन को आप लोग ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण कथन है। आगे देखेंगे यहाँ से पंत के संबंध में विद्वानों के क्या जो है मत हैं, क्या क्या उन्होंने कहा है। तो शुक्ल जी ने कहा है पंत जो है प्रकृति के सुकुमार कवि हैं। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर देती हूँ, है ना। शुक्ल जी क्या कहते हैं? प्रकृति के सुकुमार कवि। क्वेश्चन आ सकता है कि पंत जी को सुकुमार कवि किसने कहा है? तो शुक्ल जी ने ही छायावाद का प्रतिनिधि कहा है, प्रतिनिधि कवि पंत जी हैं। और नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा है छायावाद का प्रवर्तक पंत ही हो सकते हैं। ये कथन जो है नंद दुलारे वाजपेयी का है। कृष्णदेव झारी, इनका जो कथन है वो है छायावाद का विष्णु पंत जी थे। यानी पंत जी को छायावाद का विष्णु किसने कहा है? तो कृष्णदेव झारी है ना, कृष्णदेव झारी, ये ध्यान रखिएगा ये नाम। ठीक है, गोसाई दत्त का कथन है, कहते हैं कि संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि पंत जी थे।
ठीक है। तो संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि किसने कहा? गोसाई दत्त ने। विष्णु पंत जी को विष्णु किसने कहा? तो कृष्णदेव झारी ने। नंद दुलारी वाजपेयी ने कहा है कि छायावाद का प्रवर्तक पंत ही हो सकते हैं। ठीक है। बाकी दो यहाँ पे शुक्ल जी का है, ये आप लोग देख लीजिए। ठीक है। अब जो है, हाँ, यहाँ पे एक और कथन है इनका कि 10 वर्ष बाद सुमित्रा नंदन पंत का नहीं, एक मिनट रुक जाइए। गोसाई दत्त, ठीक है, पहले जो इनका गोसाई दत्त था नाम सुमित्रा नंदन पंत का, संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि पंत जी थे। 10 वर्ष बाद सुमित्रा नंदन पंत ने जो है 10 वर्ष बाद जो है अपना नाम इन्होंने सुमित्रा नंदन पंत रख लिया था। ठीक है। यानी एक कंफ्यूज नहीं होना आप लोग। देखिए गोसाई दत्त का जो है यहाँ पे कथन है कि ये कहते हैं कि संवेदनशील इंद्रिय बोध के कवि जो है पंत जी थे। ठीक है। अब यहाँ पे गोसाई दत्त, ठीक है, यहाँ पे जो है गोसाई दत्त इनका नाम था, लेकिन 10 वर्ष बाद जो है सुमित्रा नंदन पंत नाम रख लेते हैं। ठीक है। अब उपाधि कौन कौन सी है इनकी, ये देखिए। उपाधि है इनकी, हिंदी का शब्द लिपि पंत जी को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, हिंदी का शब्द लिपि नहीं, सॉरी, शब्द शिल्पी। ठीक है। शब्द शिल्पी जो है पंत जी को कहा जाता है। छायावाद का विष्णु कहा जाता है। ये सारी उपाधि इनको मिली है। प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। नारी मुक्त का प्रबल समर्थक कवि कहा जाता है। पूछा जा सकता है कि नारी मुक्ति का प्रबल समर्थक कवि कौन है, तो वो ऑप्शन आ सकता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। तो जो नहीं पढ़ा रहेगा इतना डिटेल में वो कैसे जानेगा? नारी मुक्ति देख के आप महादेवी वर्मा लगा देंगे। ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा, नारी मुक्ति का प्रबल समर्थक जो है सुमित्रा नंदन पंत माने जाते हैं। ठीक है, समर्थक हैं। अब यहाँ से देखिए आप लोग, अब यहाँ मैं आप लोग को ट्रिक बताऊंगी, इस ट्रिक से आप लोग लिख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रहेंगी सभी रचनाएं। पंत के काव्य को जो है विद्वानों ने 4 चरणों में बांटा है। पहले मैंने बताया छायावादी रचनाएं, प्रगतिवादी रचनाएं, अंतश्चेतनावादी रचनाएं और नव मानवतावादी रचनाएं। पहले तो यही नाम दिया गया है। इनमें से पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा जो है नहीं है। ठीक है। तो इन चारों नामों को जो है आप ध्यान रखिएगा, छायावादी, प्रगतिवादी, अंतश्चेतनावादी और मानवतावादी। 4 जो है इनके सुमित्रा नंदन पंत के काव्य को जो है विद्वानों ने 4 चरणों में बांटा है। ठीक है। अब छायावादी जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी आती हैं? ठीक है। उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव और गुंजन। ठीक है। ये 5 जो है रचनाएं हैं। ठीक है ना। अब प्रकाशन वर्ष यहाँ पे आप देख सकते हैं, उच्छ्वास का जो है 1920 है, ग्रंथि का 1920 है, दोनों 20-20 है, सेम है, याद करना मुश्किल नहीं है। फिर ठीक है। अब 20 में 7 जोड़ दीजिएगा तो 27 हो जाएगा। फिर 27 में 1 जोड़िएगा 28 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद जो है 28, 29, 30, 31, 32 4 जोड़ दीजिएगा इसमें तो 32 हो जाएगा, इस ऐसे। ठीक है। पहले जो है उच्छ्वास में 20, ग्रंथि 20। ओके। उसके बाद आपको 20-20 में क्या जोड़ना है? 20 में 7 जोड़ना है, 27 हो जाएगा। 27 में 1 और जोड़ेंगे 28 हो जाएगा। फिर 4 जोड़ेंगे 32 हो जाएगा। इस तरह से जो है प्रकाशन वर्ष आप याद रखिएगा। ठीक है। 2 भी अगर आप भूल जाते हैं, 3 भी आपको याद रहेगा तो आप जो है क्वेश्चन कर ले जाएंगे। अब इसका जो है ट्रिक कैसे याद करेंगे आप? उग्र वीपगु ऐसे, ठीक है ना, ऐसे लिख लीजिए आप लोग, उग्र वीपगु, मुश्किल नहीं है। ठीक है। उग्र वीपगु 2-4 बार बोलेंगे एकदम याद हो जाएगा। ऊ से हो जाएगा उच्छ्वास, ग्र से हो जाएगा ग्रंथि, वीप से हो जाएगा वीणा और प से हो जाएगा पल्लव और गु से हो जाएगा गुंजन। ठीक है। तो उग्र वीपगु हो गया ना। अब जो है यहाँ पे देखेंगे प्रगतिवादी रचनाएं। ठीक है। प्रगतिवादी रचनाएं में कौन कौन से हैं? युगांत है, युगवाड़ी है, ग्राम्या है। ठीक है। ये 3 रचनाएं जो है प्रगतिवादी रचनाएं हैं। अब यहाँ से प्रश्न आता है कि इनमें से दे देगा युगांत, ग्राम्या, युगवाड़ी और यहाँ पे दे देगा ग्रंथि। मान लीजिए ग्रंथि दे दे, पूछ दे कि इनमें से कौन से जो रचना जो है प्रगतिवादी रचनाएं नहीं हैं। ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए ना। तो ये सभी रचनाएं याद तो हो जाएगा, लेकिन कन्फ्यूजन हो जाता है जब आता है तो इसको जो है ट्रिक के माध्यम से आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है। पहले का तो मैंने बता दिया। अब प्रगतिवादी रचनाएं को आप लोग लिख लीजिए युयुग्रा। ठीक है। युयुग्रा। ठीक है। युयुग्रा। अब यू से युगांत, यू से युगवाड़ी और ग्रा से ग्राम्या। ठीक है। अब यहाँ पे जो है उग्र, सिर्फ ग्र है ना तो ग्रंथि हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे ग्रा है तो
ग्राम्या हो गया। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि इसी में मिक्स हो जाए। ठीक है, याद हो गया। प्रगतिवादी रचनाएं कौन कौन से हैं? युगांत है, युगवाड़ी है, ग्राम्या है, युयुग्रा ट्रिक है इसका। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ युगांत जो है 36 में है, 1936 में। ठीक है, युगवाड़ी जो है 1939 में है और ग्राम्या जो है 1940 में। तो 36, 39, 40 3-4 बार बोलेंगे याद हो जाएगा। 36, 39, 40 युयुग्रा। ठीक है, युयुग्रा लिखिए और 36, 39, 40। ठीक है, मैंने यहाँ पे वो मिट गया, फिर से आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। हाँ, यहाँ से देखिएगा, युगांत जो है छायावादी की समाप्ति की तथा प्रगतिवाद की उद्घोषणा करती है। यानी जो इनकी रचना है युगांत, ठीक है एक मिनट, युगांत, ठीक है, युगांत जो है प्रगतिवादी रचना है। ठीक है, युगांत, युगवाड़ी, ग्राम्या तीनों जो है प्रगतिवादी रचनाएं हैं। अब जो है युगांत जो रचना है वो छायावादी की समाप्ति तथा प्रगतिवाद की उद्घोषणा करती है। ठीक है, मतलब छायावाद की समाप्ति माना जाता है। पूछा जा सकता है कि सुमित्रानंदन पंत के किस रचना से जो छायावाद की समाप्ति मानी जाती है? तो युगांत से, और शुरुआत जो है प्रगतिवादी की उद्घोषणा। ठीक है, प्रगतिवाद का। ठीक है, अब चलिए हम यहाँ पे चलते हैं। अंतश्चेतनावादी रचनाएं कौन कौन सी हैं? ठीक है, अंतश्चेतनावादी रचनाएं स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, युगपथ। ठीक है, 47 और युगपथ जो है 39 में है, 49 में है, सॉरी 49 में। और स्वर्णधूलि यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, लेकिन इसका भी है 47 ही है। ठीक है, 1947, 47 ही है। ठीक है, तो स्वर किरण और स्वर्णधूलि दोनों 47 में है और युगपथ जो है 49 में है। तो ये भी आसान है, याद कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, इसका कोई ट्रिक नहीं बनाया है मैंने, क्योंकि स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि और युगपथ बिल्कुल आसान है ना। चलिए अब नव मानवतावादी रचनाएं देखिए। नव मानवतावादी रचनाएं जो है ये, इसको जो है नव मानवतावादी जो रचनाएं हैं ये मूलतः जो है प्रगतिवादी रचनाएं मानी जाती हैं। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। पहला है युगांतर। ठीक है, पहला है युगांतर। दूसरा है इसमें उत्तरा। ठीक है, युगांतर, उत्तरा, रजत शिखर, शिल्पी, प्रतिमा। आप देख लीजिएगा सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की बुक में इतनी सारी रचनाएं आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये शुक्ल की बुक से जो है रचनाएं मैंने लिए हैं। ठीक है, शुक्ल की बुक में आपको ये रचनाएं सभी मिलेंगी। हाँ, ऊपर की कुछ रचनाएं जो है सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की बुक में है। ओके, तो देखिए यहाँ पे युगांतर। ठीक है, युगांतर, उत्तरा, रजत शिखर, शिल्पी, रजत शिखर, शिल्पी, प्रतिमा, काला और बूढ़ा चाँद, चिदम्बरा, लोकायतन, वाड़ी। ठीक है, पतझड़, एक, भाव प्रकृति, गीत हंस, शंख ध्वनि, किरण वेला, फौटाने से पौ फटने से पहले, फौटाने नहीं, पौ फटने से पहले। ठीक है, समाधिता और शशि की तरी। ठीक है, ये सारी रचनाएं जो है नव मानवतावादी रचनाएं हैं और प्रगतिवादी रचनाएं भी हैं। ओके, अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कुछ जो रचनाएं हैं ये मैं ट्रिक के माध्यम से आपको बता देती हूँ। उक अलोची, उक अलोची। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ उक अलोची। अब ध्यान रखिएगा, ऊ से जो हो जाएगा उत्तरा। ठीक है, उत्तरा, ऊ से हो जाएगा उत्तरा, और क से हो जाएगा कला और बूढ़ा चाँद। ठीक है, कला और बूढ़ा चाँद, और अ से हो जाएगा यहाँ पे, एक मिनट, अतिमा है ना, अ से हो जाएगा अतिमा। यहाँ पे अतिमा नहीं लिखा क्या मैंने? प्रतिभा, प्रतिभा नहीं है यहाँ पे, अतिमा होगा। ठीक है, अतिमा होगा, अतिमा। ठीक है, अतिमा, और लो से हो जाएगा यहाँ पे लोकायतन। ठीक है, लो से लोकायतन, और जो है ची से हो जाएगा चिदम्बरा। ठीक है, तो इतनी रचनाएं जो है उक अलोची करके आप लोग लिख लीजिए, इतनी रचनाएं आप लोग याद कर लीजिएगा। बाकी जो इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। युगांतर जो है 1948 में है, उत्तरा जो 1949 में, रजत शिखर जो 49 में है, शिल्पी जो है 52 में है, अतिमा जो है, अतिमा है यहाँ पे, प्रतिभा नहीं, अतिमा जो है 1956 में है,
सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की बुक में जो है आपको अतिमा जो है 1955 में मिलेगा, लेकिन शुक्ल जी के बुक में 56 दिया है। ठीक है। कला और बूढ़ा चाँद जो है 1949 में है। ठीक है। चिदम्बरा जो है 59 में है। लोकायतन जो है 64 में है। वाड़ी जो है यहाँ पे नहीं दिया गया है। ठीक है। उसके बाद पतझड़, एक भाव, क्रांति, गीत हंस, शंख ध्वनि, मोस्ट इम्पोर्टेंट सारी ये रचनाएं हैं, तो ये आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, यहीं पे मैं लेट हो जाएगा ना बहुत सारा। पंत के काव्य नाट्य, इनके जो है सुमित्रानंद पंत के काव्य नाट्य कौन कौन से हैं ये देखिए। ठीक है। पहला है रजत शिखर, दूसरा है सौवर्ण, तीसरा है अतिमा, और चौथा है मधुवन, पांचवा है छाया, छठा है युग पुरुष, सातवां है मानसी और आठवां है ज्योत्सना। ये सभी जो है नाट्य काव्य हैं, काव्य नाट्य हैं। ठीक है। तो पूछा जा सकता है कि सुमित्रानंद पंत के इनमें से कौन सा जो है काव्य नाट्य है। ठीक है। तो ये भी आप लोग अलग से लिखिएगा। और जो है यहाँ पे देखेंगे पंत के जो है खंड काव्य कौन कौन से हैं, तो अवगुंठित, मेघनाथ वध और राजशेखर, ये तीन जो है इनके खंड काव्य हैं। ठीक है। तो आप मेघनाथ वध से जो है भली बात परिचित होंगे, राजशेखर भी आपको पता होगा, लेकिन अवगुंठित जो है शुक्ल की बुक में दिया है, तो इसे भी आपको ध्यान रखिएगा। अब हम बढ़ेंगे आगे, 1 मिनट यहाँ से देखेंगे। ठीक है। राइटिंग समझ में आ रही होगी आप लोगों को, है ना। तो आप लोगों नहीं समझ में आ रही है तो आप लोग बताइएगा, फिर मैं कोशिश करूँगी टेक्स्ट कन्वर्ट करके पढ़ाऊँ। ठीक है। देखिए, पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है और ये अरविंद दर्शन से प्रभावित थे। पंत को सुकुमार कवि कहा जाता है, मैंने पहले पढ़ा दिया। ये जो है किस दर्शन से प्रभावित थे, तो अरविंद दर्शन से प्रभावित थे, जिसकी वजह से ये पांडुचेरी गए थे। ठीक है। पांडुचेरी ये किस लिए गए थे, क्योंकि अरविंद दर्शन से प्रभावित थे, वहाँ इसलिए गए थे। ठीक है। पंत के बचपन का नाम गोसाई दत्त था, जिसे बदल कर वे स्वयं जो है सुमित्रानंदन पंत कहे। ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है, पंत सन 1938 ईस्वी में जो है रूपाब पत्रिका का संपादन कार्य भी संभाले थे। ठीक है। रूपाब पत्रिका कहाँ से निकलती थी, प्रतापगढ़ से निकलती थी, यहाँ पे मैंने लिख रखा है। ठीक है। देख सकते हैं, रूपाब पत्रिका का संपादन कार्य जो है संभाला था सुमित्रानंद पंत ने। ठीक है। रूपाब पत्रिका कहाँ से निकलती थी, तो प्रतापगढ़ से निकलती थी। ठीक है। और ये जो है 6 वर्ष प्रतापगढ़ में ही बिताए। ठीक है। प्रतापगढ़ में ही ये 6 वर्ष बिताए थे। आगे देखिए, सुमित्रानंदन पंत जी ने कला और बूढ़ा चांद सन 1959 ईस्वी, ठीक है, कला और बूढ़ा चांद का जो प्रकाशन 1959 में जो इस काव्य पे जो है इनको इस ग्रंथ के लिए जो है तत्कालीन समय की राजघरानों के घरों में स्त्रियों के मनोदशा का कारुणिक चित्रण किया गया है। यानी सुमित्रानंदन पंत जी ने कला और बूढ़ा चांद का जो है प्रकाशन किया था 1959 में। ठीक है। नामक काव्य में जो है क्या इसकी विशेषता है कला और बूढ़ा चांद की, इसमें जो है तत्कालीन समय के राजघरानों के घरों में स्त्रियों के मनोदशा, ठीक है, स्त्रियों की मनोदशा का जो है कारुणिक चित्रण किया गया है। ठीक है ना। आगे देखिए, पंत जी सन 1950 से लेकर 1957 ईस्वी तक अपनी आजीविका चलाने के लिए आकाशवाणी नामक चैनल में जो है परामर्शदाता के पद पर नियुक्त हुए थे। तो ये भी पूछा जा सकता है कि आकाशवाणी नामक चैनल पर जो है परामर्शदाता के पद पर कौन नियुक्त हुए थे, तो सुमित्रानंदन पंत। ठीक है। अब देखिए आगे, पंत जी का प्रथम छायावादी रचना जो है, इनका प्रथम काव्य संग्रह उच्छ्वास है। ठीक है। पूछा जा सकता है कि पंत जी की प्रथम छायावादी रचना तथा प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है, तो उच्छ्वास है। ठीक है। सन 1920 में जो है माना जाता है प्रकाशन वर्ष उच्छ्वास का। ठीक है। सुमित्रानंदन पंत की माता, ठीक है, माता अपने पुत्र को गोसेन दत्त कहकर बुलाती थी। सुमित्रानंदन शुक्ल की बुक पढ़ेंगे आप तो वहाँ पे दिया गया है। ठीक है। सुमित्रानंदन पंत की माता अपने पुत्र को क्या बुलाती थी, गोसेन दत्त। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, महात्मा गांधी जी एक बार पंत जी से मिलने जो है कौसानी गए थे। ठीक है। कहाँ के रहने वाले थे ये, जन्म कहाँ हुआ था सुमित्रानंद पंत का, तो कौसानी में हुआ था, जो अल्मोड़ा में है। ठीक है। वहाँ जो है महात्मा गांधी गए थे। प्राकृतिक की खूबसूरती होगा यहाँ पे। ठीक है। खूबसूरती को देखकर कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा था। आप बताइएगा, कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड किसने कहा था, तो महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक है। ओके।
अब चलिए यहाँ पे हम देखते हैं सुमित्रा नंदन पंत की चर्चित कविताएं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इनकी कविताएं देखिए कौन कौन सी हैं। तो पहली कविता इनकी संध्या है, तितली है, ताज है, मानव है, बापू के प्रति, अधियारी घाटी में, मिट्टी का गहरा अंधकार, ग्राम श्री, काले बादल, पर्वत प्रदेश में पवास, बसंत संध्या, बसंत है, फिर संध्या के बाद जगजीवन में जो चिर महान, नौका विहार, गृह काज, चांदनी, तपरे, द्रुत झरो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है द्रुत झरो, ठीक है, आपके सिलेबस में भी है यूजीसी नेट के, ठीक है। वो जो है धातुएं, ठीक है, हेतुएं हैं ये, हेतुएं, ठीक है, नहान और गंगा, ठीक है। इनकी रचनाएं जो हैं ज़्यादातर प्राकृतिक हैं, प्राकृतिक से मिली जुली रचनाएं हैं, जैसे पर्वत प्रदेश देख सकते हैं, ठीक है। बापू को आप जानते ही हैं, बापू से जो इनका बहुत लगाव था। अधियारी घाटी, घाटी का इसमें जो है आया है शब्द, मिट्टी, ठीक है, मिट्टी शब्द आया है, इस तरह के शब्द आप पकड़ लीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए पर्वत, ठीक है, पर्वत, मिट्टी, बादल, संध्या, रात, नौका विहार, गंगा जल, चांदनी, रात, ये सब शब्द आए ना, तो समझ लीजिए कि पंत की जो है कविताएं हैं ये। और ये द्रुत झरो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, सारी कविताएं ध्यान रखेंगे। आगे देखिए यहाँ से, इनके पिता गंगा दत्त गोसाई, ठीक है, इनके पिता का नाम था गंगा दत्त गोसाई, चाय की खेती करते थे कौसानी में, ठीक है, जिसकी वजह से इनकी जो है पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी थी। सुमित्रा नंदन पंत की अंतिम छायावादी रचना अगर पूछा जाए तो गुंजन है, 1932 है यहाँ पे, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, को माना जाता है। सुमित्रा नंदन पंत ने लोकायतन नामक महाकाव्य महात्मा गांधी के जीवन पर लिखा है, ध्यान रखिएगा। सुमित्रा नंदन पंत ने लोकायतन किसके जीवन पर लिखा है, महाकाव्य माना जाता है तो महात्मा गांधी के जीवन पर, ठीक है। लोकायतन में गांधी जी के अतिरिक्त सभी पात्र काल्पनिक हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पूछा जा सकता है कि लोकायतन महाकाव्य में जो है पात्र किसको छोड़कर जो है सभी पात्र काल्पनिक हैं, तो गांधी जी को छोड़कर, ठीक है ना। आगे देखिए, पंत जी की महत्वपूर्ण कविताओं का संकलन जो है चिदम्बरा है, ठीक है। चिदम्बरा जो है सुमित्रा नंदन पंत की महत्वपूर्ण कविताओं का संकलन माना जाता है, ठीक है, जिस शीर्षक से प्रकाशित हुआ। इस पर पंत जी को 1968 में जो है साहित्य ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ठीक है। चिदम्बरा की रचना के लिए जो है इनको 1968 में कौन सा पुरस्कार मिला था, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, ठीक। अब आते हैं हम आगे, पंत कृत पल्लव की भूमिका, ठीक है, पंत की रचना पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र और मैनिफेस्टो कहा जाता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। पंत की जो रचना है पल्लव की भूमिका को जो है छायावाद का घोषणा पत्र और मैनिफेस्टो कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे है, पंत जी को विद्वानों ने संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा है। अंग्रेजी कविता में प्रकृति का वर्णन विलियम वर्डवर्थ ने किया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अंग्रेजी कविता में प्रकृति का वर्णन जो है विलियम वर्डवर्थ ने किया है। यहाँ देखिए नेक्स्ट जो है, तो पंत जी को हिंदी का वर्ड्सवर्थ भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। पंत जी को जो है हिंदी का वर्ड्सवर्थ जो है कहा जाता है। पल्लव की आलोचना एवं प्रशंसा के बीच पंत जी ने कहा था, यह तो मेरी कल्पना का विहवल बाल है, ठीक है। ये पंक्ति जो है पंत जी की है, ठीक है। कब कहा था इन्होंने, पल्लव की आलोचना एवं प्रशंसा के बीच जो है इन्होंने कहा था, ठीक। अब आगे बढ़ेंगे, आगे देखिए, कला और बूढ़ा चांद नामक रचना पर पंत जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था, ठीक है। अब बताइए साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको कब प्राप्त हुआ था, कब मिला था, वो ईयर वर्ष बताइए आप लोग, ठीक है। स्वयं पंत ने व विद्वानों ने पंत की भाषा को जो है परिपूर्ण छड़ों की भाषा स्वीकार किया है, यानी सुमित्रा नंदन पंत के भाषा को जो है विद्वानों ने परिपूर्ण छड़ों की वाणी की भाषा कहा है, और जो है स्वयं सुमित्रा नंदन पंत ने भी अपनी भाषा को परिपूर्ण छड़ों की वाणी कहा है, ठीक। पंत जी को रोला छंद अति प्रिय था। इनको कौन सा छंद प्रिय था, तो ध्यान रखिएगा रोला छंद, ठीक है। युगवाणी नामक रचना में पंत ने प्रगतिवादी के युग की वीणा कहा है, ठीक है। युगवाणी नामक जो रचना है, युगवाणी प्रगतिवादी रचना है, 1939 प्रकाशन वर्ष से, फिर से बता रही हूँ, ठीक है। युगवाणी रचना को पंत ने प्रगतिवादी के युग की वीणा कहा है, ठीक है।
पंत अपने गंभीर भाव को नहीं बल्कि उसकी छाया को दमयंती के समान, रति श्रांता ब्रज वनिता के समान चित्रित करने में सफलता पाई है। ठीक है, यह कथन जो है डॉक्टर नगेंद्र का है। पूरा 2 लाइन जो कथन है ये डॉक्टर नगेंद्र का है। यहाँ से पंत अपने गंभीर भाव को नहीं बल्कि उसकी छाया को दमयंती के समान, रति श्रांता ब्रज वनिता के समान चित्रित करने में सफलता पाई है। ये कथन डॉक्टर नगेंद्र का है। ठीक है, अगला देखिए, अगला कथन है सुमित्रानंदन पंत ने अपनी केवल एक रचना में प्रकृति के प्रेम एवं आदर्शवादिता के रूप को वीणा में उल्लेखित किया है। ठीक है, उदाहरण यहाँ पे दिया गया है वीणा रचना से। कुमुद कला वनकल हंसिनी, अमृत प्रकाशिनी, नववासिनी, तेरी आभा को पाकर माँ जग का तिमिर त्रास हर लूँ। ठीक है, तो इस तरह की पंक्तियाँ जो हैं अक्सर सुमित्रानंद पंत की होती हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नीरव रजनी में निर्भय, ये भी पंक्ति उनकी है, सुमित्रानंद पंत की है वीणा रचना से। ठीक है, अब यहाँ पे जो इनकी कविता है जो है परिवर्तन कविता। ठीक है, देखिए, परिवर्तन शीर्षक कविता से सर्ववाद का रूप ग्रहण कराया है। परिवर्तन जो इनकी कविता है उसके शीर्षक जो है सर्ववाद का रूप ग्रहण कराया है। अंतिम में कविता अरविंद दर्शन की ओर जो है उन्मुख होती है, पूछा जा सकता है प्रश्न। ठीक है, परिवर्तन कविता जो है अंतिम में किस ओर उन्मुख होती है, तो किस दर्शन की तरफ, तो अरविंद दर्शन की तरफ। ठीक है, परिवर्तन नामक रचना में प्रकृति का कठोर चित्रण कर भयानकता को भी आनंद की ओर मोड़ दिया है। जो परिवर्तन की कविता है उसमें जो है प्रकृति की कठोर चित्रण कर भयानकता को जो है आनंद की ओर इन्होंने मोड़ा है। ठीक है, परिवर्तन कविता यूजीसी नेट के सिलेबस में है, आशा करती हूँ आप लोगों ने ज़रूर पढ़ा होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं मौन निमंत्रण। ठीक है, इनकी जो एक नेक्स्ट जो कविता है मौन निमंत्रण। मौन निमंत्रण नामक कविता में इन्होंने रहस्यवादी भावना को अंकुरित किया है। ठीक है, अंकुरित जगाना बोलते हैं, अंकुरित किया है। ठीक है, आगे है जगत के प्रणय का महत्व पंत जी ने भावी पत्नी के प्रति तथा स्मृति नामक कविता में व्यक्त किया है। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। जगत में प्रणय का महत्व जो है सुमित्रानंद पंत ने भावी पत्नी के प्रति तथा स्मृति नामक कविता में व्यक्त किया है। ठीक है, अगला है इनका ग्रंथि नामक काव्य संग्रह। ग्रंथि जो है इनका काव्य संग्रह है। ठीक है, छायावादी रचना है ग्रंथि, 1920। ठीक है, ग्रंथि नामक काव्य संग्रह में असफल प्रेम की व्यंजना को व्यक्त करते हुए उसकी मूल कारणों को जो है व्यक्त किया गया है। ये सब शुक्ल की बुक में आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए यहाँ से देखेंगे करते हुए जो उनकी मूल कारणों को जो है व्यक्त किया गया है। कौन कौन से कारण है यहाँ पे देख सकते हैं। सफल प्रेम का मूल कारण कौन कौन से हैं। स्त्री की स्वतंत्रता है, पुरुष का स्वामित्व है, आर्थिक असमानता है और परंपरा का मूल है, और हीन भावना को जो है यहाँ पे हीन भावना को आगमन है, को नहीं आगमन। ठीक है, हीन भावना का आगमन है। ये 4 जो है मूल कारण बताए गए हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे पल्लव की भूमिका में पंत ने भाषा को स्पष्ट कर दिया, अलंकार, छंद और भाव से जो है समरम्य विचार व्यक्त किया है। ठीक है, स्वयं पंत की कविताओं में बड़ा विरोधाभास मानते हैं। स्वयं जो है पंत की कविताओं में बड़ा विरोधाभास माना जाता है। ठीक है, सुरभि पीड़ित मधु को बाल तड़प बन जाते गुंजार, ये पंक्ति दी गई है, सुमित्रानंद पंत की है। अगली जो इनकी कविता है मौन निमंत्रण। मौन निमंत्रण में लाक्षणिक सौंदर्य वैचित्र का रूप वर्णित है। ठीक है, उषा का था डर में आवास। ठीक है, आवास आंसू। ठीक है, मौन निमंत्रण कविता से। ठीक है, आंसू नामक रचना की बालिका को उषा का प्रतीक के रूप में व्यक्त किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सुमित्रानंदन पंत की रचना खादी के फूल। ठीक है, खादी के फूल को बच्चन जी ने सहयोगी के रूप में प्रस्तुत किया है। सुमित्रानंद पंत की रचना खादी के फूल जो रचना इनकी कविता है उसको जो है बच्चन जी ने, हरिवंश राय बच्चन ने सहयोगी के रूप में प्रस्तुत किया है।
लोकायतन नामक रचना पर इन्हें जो है सोवियत लैंड पुरस्कार मिला था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सोवियत लैंड पुरस्कार जो इनको किस रचना पे मिला, तो लोकायतन में। ठीक है, पंत एकमात्र ऐसे कवि हैं जिन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से इमारतों और उसमें रहने वाले लोगों के विषय में कोई चर्चा न की है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लोकायतन। ठीक है, लोकायतन जो रचना है, प्रकाशन वर्ष है इसका 1964। लोकायतन जो है सुमित्रा नंदन पंत की ऐसी रचना है जिसमें प्रतीकों को केंद्र में रखकर विश्व के मानवता तथा विश्व के सत्यम शिवम सुंदरम साम्राज्य की स्थापना कवि करना चाहता है। ठीक है, पंत ने लोकायतन को 2 खंडों में जो है 2 खंडों यानी 608 पृष्ठों में जो है विस्तारित किया है। सुमित्रा नंदन पंत ने लोकायतन रचना को कितने पृष्ठों में विस्तारित किया है, तो 680 पेज। ठीक है, कितने खंड में है, तो 2 खंडों में, ध्यान रखिएगा। और पूरी विशेषता यहाँ पे दी गई है, आप लोग देख लीजिए। ठीक है, लोकायतन सुमित्रा नंदन पंत की ऐसी रचना है जिसमें प्रतीकों को जो है केंद्र में इन्होंने रखा है और विश्व के मानवता तथा विश्व के सत्यम शिवम सुंदरम साम्राज्य की स्थापना कवि ने किया है। ठीक है, अब देखिए 2 खंड है। प्रथम खंड में जहाँ 4 अध्याय हैं, प्रथम खंड में कितने अध्याय हैं, लोकायतन के प्रथम खंड में कितने अध्याय हैं, 4 अध्याय हैं। वहीं दूसरे खंड में 3 अध्याय हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, लोकायतन के प्रथम खंड में 4 अध्याय हैं, दूसरे खंड में 3 अध्याय हैं। लोकायतन में एक व्यक्ति, एक गांव, एक युग, एक धरती की गाथा को दर्शाया गया है। लोकायतन जो इनकी रचना है उसमें जो है एक व्यक्ति, एक गांव, एक युग, एक धरती की गाथा को दर्शाया गया है। ठीक है, आगे देखिए। पंत की इसी मानवता की कहानी को सुनाने के लिए यदुवंशी नामक कवि दर्शाया गया है। ठीक है, लोकायतन में वह पहाड़ से आकर सुंदरपुर नामक गांव में निवास कर संसार स्थिति का चिंतन मनन करता है। अब लोकायतन महाकाव्य, ठीक है, महाकाव्य है। लोकायतन महाकाव्य में हरिशंकर, श्री प्रीति, माधव, गुरु, संयुक्ता और महात्मा गांधी अन्य पात्र भी हैं। ये सभी जो है पात्र हैं। महात्मा गांधी, ध्यान रखिएगा, वास्तविक पात्र हैं। ठीक है, और कौन कौन से पात्र हैं, सारे काल्पनिक है। हरिशंकर, श्री प्रीति, माधव, गुरु, संयुक्ता। ठीक है, ये सभी जो है काल्पनिक पात्र हैं। ठीक है, बाद में आते हैं, कहते हैं नेक्स्ट है, बाद में आते हैं संयुक्ता और महात्मा गांधी ही प्रधान पात्र बचते हैं। ठीक है, बाद में जो है संयुक्ता और महात्मा गांधी प्रधान पात्र बचते हैं। किसके बारे में बात हो रही है, लोकायतन रचना के बारे में। ठीक है, महाकाव्य के प्रथम खंड में आज़ादी के प्रति तथा द्वितीय खंड में स्वतंत्रता की विकृति पर विचार किया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, प्रथम खंड में आज़ादी के प्रति तथा द्वितीय खंड में स्वतंत्रता के विकृति पर विचार किया गया है। ठीक है, इसमें कवि द्वितीय खंड के सामंतवाद, दरिद्रता, राग द्वेष, राजनीतिक और आर्थिक संघर्ष के उन्मूलन की बात कहता है। उसके स्थान पर इस धरती पर मानवता को फिर से स्थापित करने का जो है कवि स्वप्न देखता है। ठीक है, महत्वपूर्ण जो सभी तथ्य थे वो हो गए कंप्लीट। अब हम इनकी जो है महत्वपूर्ण जो पंक्तियां हैं उनको देखेंगे। ठीक है, पहली पंक्ति है, छोड़ ध्रुवों की मृद छाया, तोड़ प्रकृति की भी माया, बाल तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं मैं लोचन। ठीक है, दूसरी पंक्ति है, प्रथम रश्मि का आना संगिड़ी, तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल बिहागिनी, पाया तूने यह गाना, प्रथम रश्मि से। ठीक है, अगली जो पंक्ति है, सभी पंक्तियाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो आपको इन पंक्तियों को याद करना पड़ेगा। ठीक है, तीसरी है, अरुण अधरों की पल्लव प्राप्त, मोतियों सा छिलना हिमहास। चौथी है, संकट सैया के दुख धवल, तव अंगी गंगा ग्रीष्म विरल, लेटी है श्रांत क्लांत चिच्छल। ठीक है, चिच्छल तापस बाला गंगा निर्मल, शशि मुख में दीप्ति मृद करतल लहरे, उर पर कोमल कुंतल। ठीक है, पांचवा जो उनकी पंक्ति है वो है, इस धारा शाही जग का क्रम, शाश्वत है प्रति शाश्वत संगम। मोस्ट इम्पोर्टेंट सभी पंक्तियां हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगली पंक्ति है, छठा, तुम्हारे छूने में था प्राण, संग के पावन गंगा स्नान, तुम्हारी वाणी से मैं कल्याणी, त्रिवेणी लहरों का ज्ञान। सातवां पंक्ति है, धूम आधारे काजर तारे, हमारी विकरारे बादल, मदन राज के वीर बहादुर पावस में उड़ते
कवि फड़, ये वो पंक्तियां हैं जो प्रश्न जो कई बार पूछी गई हैं और हमेशा पूछी जाती हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पंक्ति है ये सभी। अगली पंक्ति है वियोगी होगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वियोगी होगा पहला कवि, आह से निकला होगा ज्ञान, निकल कर आंखों से चुपचाप, वह वही होगी कविता अनजान। ठीक है। अगर देखिए 9वां पंक्ति है लक्ष्य अलक्षित चरण तुम्हारे, चिन्ह निरंतर छोड़ रहे हैं, जिनके विक्षत वक्ष स्थल पर। ठीक है। तो ये सारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पंक्तियाँ थी। अब यहीं पे क्लास समाप्त होती है। ठीक है। अब हम कल जो है नेक्स्ट कवि को पढ़ेंगे। ठीक है। देखती हूँ कौन से कवि हैं, मैं जो लिख रखी हूँ अलग से, तो उसको मैं कल की वीडियो में पढ़ाऊँगी। ठीक है। और हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ जो पढ़ा रही है उसके लिए आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, बिल्कुल समाप्त होने वाला है। चौथा प्रकरण बस रहता है काव्य खंड का, उसको मैं पढ़ा दूँगी 2-3 दिन में। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। बताइएगा ज़रूर कमेंट के माध्यम से, प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा और क्लास को आप लोग ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग स्वस्थ रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए।